हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 5वीं कक्षा की व्याकरण की पुस्तक से भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा और व्याकरण क्या है। पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते व जानते आ रहे हैं। आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए आज हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जब शुरू में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वह भाषा के बारे में जानता भी नहीं था। तब तक इशारों से ही वह अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और कामों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद उसने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। यानी उसने कुछ इस तरह के चिन्ह बनाए जिससे कि वो उन भाषा को उससे समझ सके। इन्हीं चिन्हों पे संकेतों से भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी आवाज़ में बातें कर लेते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कुत्ते का भौंकना, चिड़िया का चहचहाना आदि। ये भाषा नहीं है। अगर ये भाषा नहीं है तो फिर क्या है? भाषा क्या है? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अब भाषा के यहाँ दो रूप हैं। एक तो जो है हम बोलकर, और दूसरा सुनकर अपने भाषा को हम समझ सकते हैं, जिसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इसी प्रकार से कोई कविता लिखी हुई है या कोई कहानी लिखी हुई है तो उसको हम पढ़कर जो है अपने विचारों उनके विचारों को हम समझ सकते हैं। यानी कि पढ़कर अपने विचारों को जब हम आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक होता है जिसमें बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है, जैसे फ़ोन पर एक दूसरे से बात करना, गाना सुनना। लिखित रूप क्या होता है? जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, जैसे पत्र लिखना, ईमेल, अखबार पढ़ना आदि। बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकें तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात को समझ सकें, यही तो भाषा है। इसी के साथ हमारा यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में होता है। अब हम भाषा की बात अब हम बोली के विषय में जानेंगे। बोली कहते किसे हैं? बोली क्या है? भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बोली बुंदेलखंडी। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। बोली और भाषा में अंतर। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा का जो क्षेत्र है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। भाषा पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, लेकिन 4 बोलियां बोली, डोगरो, मैथिली और संथाली को और कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। और अब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली और संथाली हैं। जिस प्रकार भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी
विशेष भाषाएं होती हैं। यहाँ इस चित्र में देखिए, भारत में हिंदी, स्पेन में स्पेनिश, चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, अरब देशों में अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उसकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यह भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे हमें विद्यालय शब्द लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हिंदी में तो हम विद्यालय लिख दिया हमने उसे, और अंग्रेजी में लिखा स्कूल। विद्यालय शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही हम लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू की है फ़ारसी, बंगाली बांग्ला, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। अब हम कुछ विशेष बातें जो हिंदी के बारे में है उसके बारे में पढ़ेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। अब है व्याकरण। भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। हमारे पाठ का नाम जैसा कि है भाषा और व्याकरण। तो भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें भाषा के रूप कितने होते हैं, लिखित और मौखिक 2 रूप होते हैं। इसी प्रकार से बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, और लिपि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं कि क्या कोई अपनी नई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है? नहीं ना। आप किसी भी भाषा को सुनकर या पढ़कर तभी समझ सकते हैं जब उस भाषा को सीखेंगे। नहीं तो हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी या फिर कुछ लिखा है यह पता चलेगा। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उसके शब्दों को जानना होगा, फिर उसके वाक्यों को, रचना को भी जानना होगा। इस सब का ज्ञान हमें कौन कराएगा? ये हम कौन कराएगा? व्याकरण। तो इसलिए हमें अब व्याकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चे को खिलाओ छील कर केला, और दूसरा है हमारे पास आशीर्वाद दादाजी ने दिया। तो ये दोनों ही वाक्य जो है अशुद्ध हैं, गलत हैं, और हमें इन अशुद्धियों को दूर करना है। और इन अशुद्धियों को दूर करके जब हम इनको सही रूप प्रदान करेंगे तो वह ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। जैसे बच्चे को खिलाओ छील कर केला, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करेंगे तो बच्चे को केला छील कर खिलाओ। और आशीर्वाद दादाजी ने दिया, इस वाक्य को शुद्ध करेंगे दादाजी ने आशीर्वाद दिया। अब इन दोनों वाक्यों में हमने सुधार कर दिया है, जो कि इससे हमें इसका अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। यानी उस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो भाषा के अपने कुछ नियम हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली अशुद्धियों को ठीक किया जाता है, और भाषा के इन नियमों की जानकारी को ही हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अब हमारे पास कुछ विशेष बातें हैं, और उन बातों को एक बार हम फिर से कौशल पठन के माध्यम से पढ़ेंगे। सभ्यता के साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा की मौखिक और लिखित रूप होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। प्रत्येक देश की प्रत्येक जो है भाषा उसकी अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी।
भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं।